नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज। बहुत दिनों का एक ब्रेक हो गया था छुट्टियों के चक्कर में, तो मैंने सोचा कि आज से वापस जो बातचीत का सिलसिला है अपना उसको शुरू किया जाए। तो जैसा आप लोगों को जानकारी है कि इज़राइल हमास युद्ध जो है वो अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है। इसके असरात क्या हैं दुनिया के ऊपर, अगर इस पे हम लोग आगे बात करें कि भविष्य क्या है आज से 5 साल 10 साल उस पीरियड में। और 5 साल ही बहुत होगा, क्योंकि ये जो समय है अगर इसमें आप देखेंगे तो घटनाक्रम इतना तेज़ी से बदलता है। जो मैं पहले के वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि साल 2 साल में वो घटनाएं हो जाती हैं जो अमूमन 10 से 20 साल में होती थी। अब जो समय आ रहा है उसमें बहुत तेज़ी से आपको दुनिया में बहुत सारे देशों के नक्शे बदलते हुए दिखाई देंगे। बहुत से छोटे मोटे देश गायब हो जाएंगे, बहुत से बड़े देश हैं वो टुकड़े होकर के छोटे छोटे देश बन जाएंगे। अब ये वो वाला टाइम है और ये बड़े झटकों के साथ होगा। मतलब विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर आपको 6 महीने एक साल के अंदर इस टाइप के बदलाव बड़े बड़े दिखाई देंगे। हमास इजराइल युद्ध जो है एक सामान्य लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये तनाव तो इनका बहुत समय से चल रहा था। ये एक्चुअली इसको जो बोलते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जो सभ्यताओं की टकराव होता है, ये वो है। अब इतिहास है वहाँ पे कि अरब में जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पे सबसे पहले आज के जो धर्म एग्जिस्ट करते हैं अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहले ये यहूदियों का एक रिलीजन पैदा होता है 3-3.5 हज़ार साल पहले, और इसके बाद ईसाइयत खड़ी होती है और इसके बाद इस्लाम आता है। और ये उसी क्षेत्र के लोग जो हैं पहले यहूदी बनते हैं, उसके बाद ईसाई बनते हैं और फिर कन्वर्ट होकर के उसमें से बहुत सारे इस्लाम में आके मुस्लिम बन जाते हैं। तो धर्म परिवर्तन करना इन लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अब क्या हो रहा था, अब हो ये रहा था कि सऊदी अरब और इस टाइप के जो देश हैं उनको इस्लाम से डर लगने लगा। उनको ये लगने लगा कि इस्लाम में कट्टरपंथ जो है वो सत्ता को कभी स्थिर नहीं रहने देगा, हमें कभी भी मतलब एक दंगा फसाद करके कुछ भी करके हटाया जा सकता है सत्ता से। और वहाँ पे क्योंकि सत्ता में ज़्यादातर देशों में एक तानाशाही या राजशाही जो भी कह लें आप वो है, तो जो भी राजशाही में बैठा हुआ है उसको ये लगता है कि मैं और मेरे बाद मेरे बच्चे राज करेंगे। तो वो ये बिल्कुल एक संभावना को नहीं देखना चाहते हैं कि जहाँ पे कि कोई अचानक से तख्ता पलट कर दे और सरकार बदल दे। और पश्चिम ने इस्लाम को 1960-70 के बाद से, जब से ये तेल की वहाँ पे खोज हुई, इन्हीं के तेल के पैसे के आधार पे इस्लाम को पश्चिमी देशों ने कट्टरपंथ की तरफ ढकेलना शुरू किया, आतंकवाद की तरफ ढकेलना शुरू किया और इन्हीं के पैसे लगवाए। बाद में ये चीज़ इन लोगों को समझ में आनी शुरू हुई। संकेत ये मिल रहे थे कि सऊदी अरब समेत जितने भी ये अरब देशों के राज परिवार वगैरह हैं, ये कोशिश कर रहे थे कि खुद को और अपने देश को धीरे धीरे इस्लाम से दूर ले जाएं, इससे थोड़ा सा पीछा छुड़वाया जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमास का उपयोग दूसरे इस्लामी देशों ने किया। अब अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी मज़ेदार स्थिति है कि वहाँ पे जो पर्शियन गल्फ़ है, पर्शियन गल्फ़ के आप उत्तर में चले जाएं तो ईरान, यमन और उसके बगल में इराक और उससे आगे जा कर के सीरिया और इस टाइप के देश लग जाते हैं। इन देशों की अगर आप देखें तो इनके यहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी ही सत्ता में हैं और इस्लाम के नाम पे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस्लाम का कुछ बिगड़े, क्योंकि वो उसी के नाम पर सत्ता में है। और पर्शियन गल्फ़ के दक्षिण में आप आ जाएं तो सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और इस टाइप के जो मुल्क हैं, ओमान, मस्कट, इनकी अगर आप बात करें तो इनके यहाँ राजशाही है, बहुत सालों से है।
और इन लोगों ने इस्लाम पे बहुत तगड़ा कंट्रोल रखा हुआ अपने देशों के अंदर, अपनी मस्जिदों पे, मौलानाओं पे बहुत कंट्रोल रखा हुआ है। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लाम एक बहुत तगड़ा वो बन के उभरे। अब इन दक्षिणी देशों में एक आबादी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, हर तरह से देखा जाए एक सेक्शन ऐसा है जो कट्टर इस्लामी है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पर्शियन गल्फ के उत्तर में ईरान है, यमन है, बाकी जगह हैं, वहाँ चले जाएं तो वहाँ सत्ता में इस्लामी लोग हैं, मौलवी, मौलाना या कट्टर इस्लामी सोच वाले लोग हैं। या जो टर्की को भी ले लीजिए तो वहाँ पे अर्दोगान जो है वो इस्लाम के नाम पे चुनाव लड़ के जीत के आते हैं, क्योंकि टर्की ही इकलौती शायद वहाँ पे एक ऐसी कंट्री है जो कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है। तो उसमें भी इस्लाम के नाम पे अर्दोगन चुनाव जीतते हैं। इससे पहले तक वो बहुत सेकुलर कंट्री हुआ करती थी, कमाल अतातुर्क ने जो बनाया था। आज भी आप टर्की में चले जाएंगे तो वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन बहुत सेकुलर है। मतलब आपको घूमने में ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी इस्लामिक देश में घूम रहे हैं। वहाँ पे आपको महिलाएं बाकायदा स्कर्ट्स में और जीन्स में और बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेसेस में दिखाई देंगी। आपको लगेगा यूरोप का कोई शहर है। आप कह नहीं सकते हैं कि ये एक मुस्लिम कंट्री है। लेकिन जो उनका राष्ट्रपति है अर्दोगन, उसकी बातें अगर आप सुनेंगे तो वो लगेगा कि कोई मौलवी मौलाना बोल रहा है। हर इस्लाम से जुड़ी हुई कट्टर से कट्टर चीज़ पे वो सक्रिय रहते हैं। तो ये अजीबोगरीब सी स्थिति है कि ये लोग इस्लाम के नाम पे सत्ता में हैं, लेकिन इनके देशों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस कट्टर इस्लाम का विरोधी है। अब हमास इजराइल लड़ाई जो है ये उकसाई है इन लोगों ने, पर्शियन गल्फ के उत्तर वाले लोगों ने, ईरान, यमन, टर्की। आप देखेंगे तो ये इन सब के हाथ इसमें मिलेंगे और यही सब सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं हमास के लिए, पैलेस्टाइन के लिए, इजराइल का विरोध करते हुए। वहीं दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ के साउथ में जो देश हैं वो इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस्लाम से अपने आप को दूर हटाने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो ये लड़ाई वो वाली है। अब अगर सऊदी अरब इस्लाम से पीछे हट जाता है या दूर हट जाता है, अपने यहाँ दूसरे देश, दूसरे धर्मों को, दूसरे रिलीजन्स को प्रमोट करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि यूएई है, बहरीन है ना, ओमान है, इन सब कंट्रीज़ में बड़े बड़े हिंदू मंदिर बनने लगे थे। तो ये लोग दूसरे रिलीजन्स को मैक्सिमम जगह देने की कोशिश कर रहे थे ताकि हो सके तो अपने यहाँ के एक बड़ी आबादी को ये लोग दूसरे रिलीजन में ट्रांसफ़र कर सकें और जो 97-99% मुस्लिम पॉपुलेशन इनकी खुद की है उसको ये 40%, 50% के रेंज में ले आएँ ताकि ये कट्टरपन का खतरा जो है ये इनके सर से उतर जाए। तो ये उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इनको उससे रोकने के लिए ये पूरा लड़ाई झगड़ा शुरू करवाया गया है। लेकिन आज आप देखें स्थिति, तो आज स्थिति ये है कि इजराइल अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है। वो जिस तरीके से चाह रहा है हमले कर रहा है। फ़िलिस्तीन की मदद के लिए एक्चुअली ऑन ग्राउंड कोई भी मुस्लिम देश सामने नहीं आया है। फ़िलिस्तीनियों को शरण देने के नाम पे कोई तैयार नहीं, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों का पुराना रिकॉर्ड ही है कि ये जिस भी देश में रहे हैं, क्योंकि इनका 3000 साल का इतिहास है, 3500 साल का। ये घुसपैठ करके उस ज़मीन पे काबिज हुए थे और तब से ये यहूदियों का विरोध ही करते आ रहे हैं। यही फ़िलिस्तीनी आगे जाकर के ईसाई बने और उसके बाद ये मुसलमान भी बने, लेकिन यहूदियों का ये विरोध करते आए। तो इनके डीएनए में वो एक विरोध घुस गया है। अब समस्या क्या होती है कि कोई भी मुस्लिम या अरब देश इनको शरणार्थी बना के अपने यहाँ ले आए तो ये वहाँ जो भी सरकार होती है उसके खिलाफ काम करने लगते हैं, क्योंकि इनको बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि हमको विरोध करना है। जैसे भारत में कम्युनिस्ट हैं, आप उन्हें बोलेंगे कि दिन है तो बोलेंगे नहीं रात है। आप बोलेंगे कि ये जहर है, नहीं खाना चाहिए, वो तुरंत पी लेंगे और उसके बाद आपको आरोप लगाएंगे कि इसने मेरे को जहर दे दिया। तो ये उस टाइप के लोग हैं कि एक तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, हर तरह का विरोध करेंगे, खुराफातें करेंगे, दंगे फसाद करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, हर
नेगेटिव काम ये करते हैं, और ये इनके 3,000 साढ़े 3,000 साल का इतिहास है, ये इनका डीएनए है, ये बदल नहीं सकते, चाहें तो भी नहीं बदल सकते। और अरब देश ये जानते हैं, तो इसलिए एक लिमिट से ज्यादा इनको कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? अगर इजराइल इनको निपटा करके इनसे छुट्टी पा लेता है और फिर वापस आता है और वापस इन अरब देशों के साथ, सऊदी अरब के साथ जो चल रहा था पैटर्न, उस पर वापस आ जाते हैं, तो वहां से इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो इसका ये जो फसाद है, ये इजराइल तो निपट लेगा कुछ दिनों के बाद, वहां पे फिर उसके बाद हल्का फुल्का चलता रहेगा। लेकिन ये दंगा फसाद और ये युद्ध और लड़ाई और गृह युद्ध वाली स्थितियां दुनिया भर में फैलेंगी, दुनिया भर में फैलेंगी। इस्लामी कट्टरपंथी जो हैं वो जगह जगह बखेड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि इनका जो मूल स्थान है अरब, मक्का है जहाँ पे, वो लोग खुद आज इस्लाम से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं कुछ बयान याद दिलाऊं तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था कि हदीसों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम में अगर आपको फॉलो करना है तो सिर्फ कुरान फॉलो करें। अब कुरान के साथ समस्या ये है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 80% जो प्रैक्टिसेस हैं इस्लामिक, वो ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुरान में कहीं नमाज का जिक्र नहीं है कि नमाज पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए नमाज में, ऐसा कोई डिटेल कुरान में नहीं है। अब वो ये सारी चीज़ें हदीस में हैं। ऐसे ही इनके जितने भी निकाह कैसे होना चाहिए, कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तलाक कौन देगा, कैसे देगा, किसको देगा, ये सारे नियम कानून भी कुरान में नहीं, ये सब भी हदीसों से आता है। तो अगर आप हदीसों को हटा देते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस्लाम में कुछ बचता नहीं है ज़्यादा, फिर सिर्फ एक कहानी बचती है कुरान की और कुछ नहीं बचता है। जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स हैं, जो नियम कानून हैं, जिनके दम पे ये सारा पूरा समाज चलता है, वो सब हदीसों से आता है। और सऊदी अरब का कहना है कि ये हदीसें बेकार हैं क्योंकि ये 300-400 साल पहले, मतलब इनके जो पैगंबर साहब हैं उनके जाने के 300 साल बाद ये किताबें लिखी गई, तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कितनी सच हैं कितनी गलत हैं। और सही बात है, कोई कैसे 300 साल के बाद ये कह सकता है कि पैगंबर साहब ने ये कहा था या ऐसा किया था, क्योंकि 300 साल में कोई ऐसा आदमी तो जिंदा बचा नहीं जिसने अपनी आंखों से देखा या सुना हो। तो लॉजिकली बात की जाए तो ये सारी बातें काल्पनिक हैं जो कि हदीसों में लिखी हैं, और यही चीज़ वो कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, कि इसलिए इनको ज़्यादा माना नहीं जा सकता, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप की बातें। अच्छा, इसके अलावा वो अपने स्कूलों के करिकुलम में दूसरे रिलीजन, हिंदुइज़्म और बाकी सारे रिलीजन्स की पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि दूसरे रिलीजन्स में क्या है। तो इन सब डेवलपमेंट्स का डायरेक्शन जो है, अच्छा अभी बीच में MBS का जो लास्ट में एक स्टेटमेंट आया था बड़ा, वो आया था कि मैं 5 साल में सऊदी अरब को यूरोप जैसा बना दूंगा। तो इसका साफ मतलब है कि सऊदी अरब में जो कट्टर इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, महिलाओं का बुर्का आदि और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। यूरोप जैसा बन जाएगा तो मतलब वहाँ पे बार भी होंगे, पब्स भी होंगे, डिस्को भी होगा, महिलाएं बिल्कुल वेस्टर्न कपड़ों में घूम सकती हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इस टाइप की बातें वो कर रहे हैं। ये डायरेक्शन वही दिखा रहा है कि ये चाहते हैं कि इस्लाम से एक लेवल के आगे ना चला जाए इस्लाम के साथ। तो इन सब चीज़ों से मुस्लिम वर्ल्ड का एक बड़ा तबका जो है वो बौखलाया हुआ, और वो तो यहाँ तक भारत के भी मौलवी मौलाना जो हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान तो मुर्तद हो गया है, मतलब एक्स मुस्लिम हो गया, उसने इस्लाम छोड़ दिया। अब हंसने वाली बात है या जो कह लें आपकी, जिसको ये इस्लाम का किला कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे मक्का है, मदीना है, अब वहाँ के रूलर को ही आप कह रहे हैं कि वही मुस्लिम नहीं, मतलब जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ
आपका कहना है कि वो लोग मुस्लिम नहीं है, अब तो हम मुस्लिम हैं असली वाले। तो एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के साथ इनका शुरू हो गया है, और ये जगह जगह लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन एंड में स्थिति आपको खुद समझनी है कि भाई लड़ भिड़ के करोगे क्या आप। ओरिजिनल आपका जो मक्का है, वहाँ वाले तो अपने आप को बदलने का मूड बना के बैठे हुए हैं, और वो बदल देंगे तो उसके बाद आपकी तो रूट्स ख़त्म हो जाएंगी, जड़ें ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी जगहों पे जहाँ आप लड़ रहे हैं, मान लीजिए इंडिया में लड़ रहे हैं, यूरोप में लड़ रहे हैं, अमेरिका में लड़ रहे हैं, वहाँ आपका क्या है? तो वहाँ का जो लोकल डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो आपको लड़ाई में हरा वरा करके शांत कर देगी। तो आगे जा कर के बहुत बड़ा चेंज ये होने वाला है कि इस रिलीजन के ऊपर एक बड़ा खतरा आ गया है, इसका एग्जिस्टेंस सवालों के घेरे में। और ये लड़ाई जो शुरू हुई है, ये दुनिया भर में एक सिविल वॉर, आतंकवाद और इस टाइप की एक लहर आएगी, वो एक फ्रस्ट्रेशन में आएगी। मुट्ठी भर लोग इस रिलीजन से जो हैं खड़े होकर के लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन इनकी एक मेजॉरिटी जो है उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जो आज अरब वालों को समझ में आ गई है, कि ये सब कट्टरपंथी चीज़ों से हासिल कुछ नहीं होता है, ग्रोथ या डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है। आप सोचिए, अभी तालिबान हैं अफ़गानिस्तान में, भारत की तरफ से एक डेलीगेशन गया हुआ है तालिबान के साथ, इस बात पर डिस्कशन कर रहा है, और वो उन्होंने ही बुलाया है, तालिबानियों ने बुलाया है। और वो आज की डेट में ये बात कर रहे हैं कि आप लोग हमारे यहाँ से जो हिंदू और सिख अफ़गानिस्तान के नागरिक थे और छोड़ करके भाग गए, आप उन्हें वापस भेजिए, हम उनको वापस सेटल करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, और हम उन्हें सुरक्षा देने को तैयार हैं, उनके साथ गलत कुछ नहीं होगा। तो तालिबान को भी ये बात अब समझ में आ रही है कि ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है, इसके दम पे हम देश नहीं चला सकते। देश चलाने के लिए हमें हर तरह के लोगों के साथ रह के, मिल कर के, पूरी दुनिया के साथ मिल के चलना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। वरना वही हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे, घोड़े गधे खच्चर पे घूमेंगे, बिजली बत्ती होगी नहीं, पढ़ाई लिखाई होगी नहीं। तो तालिबान को ये चीज़ समझ में आ गई है। पाकिस्तान की आप बात करें, बाजू में है, पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगी, जैसे जैसे उनकी फाइनेंशियल हालत बिगड़ रही है। और अब वहाँ के बहुत सारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, यूथ है, वो सवाल करने लगे हैं कि यार ये फ़ौज से लेकर के मुल्ला मौलाना तक जो ये बार बार इस्लाम की दुहाई देते रहते हैं, इससे हम लोगों को मिला क्या? इससे हमारे देश का भला क्या हुआ है? उल्टा एक ठप्पा लग गया है, पाकिस्तानी नाम लेते हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के कहीं पे भी इनको उस नज़र से देखा जाता है कि देखो यार आतंकवादी आ गया, इसकी अच्छे से तलाशी लो। नंगा करके एयरपोर्ट्स पे इनके प्रधानमंत्रियों तक की तलाशी ली जाती है। तो वो चीज़ अब इन लोगों को भी समझ में आ रही है कि इससे हासिल कुछ नहीं हुआ है, उल्टा सिविलाइजेशन के अगेंस्ट हम जा कर के खड़े हो गए। कोई सभ्य समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इनको अगर अमेरिका, इंग्लैंड ये किसी तरह पहुंच जाते हैं तो वहाँ काम धंधा, बिजनेस, व्यापार जो भी करते हैं तो ये अपने आप को इंडियन बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बताएं तो शायद आदमी दोबारा पलट के इनके जगह पे आएगा नहीं, ऑफिस में या इनके शोरूम में या इनके रेस्टोरेंट में। तो प्रॉब्लम वो है, आज इनको समझ में आ रहा है कि हमारी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, हमारी आइडेंटिटी इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। हम एज ए पाकिस्तानी दुनिया की नज़रों में बहुत इज्जतदार या समझदार लोग हैं नहीं। तो ये जो कल्चरल एक सिविलाइजेशनल लड़ाई शुरू हुई है, और अब इसका एक रियलाइजेशन बहुत बड़ी आबादी में, मुस्लिम पॉपुलेशन पे भी आ रहा है। ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, और इसमें सब में इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंटरनेट ने क्या योगदान दिया है? पहले क्या होता था प्रॉब्लम, कि जो भी इस्लामिक किताबें हैं, बुक्स हैं, कुरान हो, हदीस हो, जो भी हैं, ये सारी बुक्स अरबिक में होती थी, अरबी में। इनका ओरिजिनल जो लिखा गया वो अरबी में लिखा गया। कुछ हदीसें फ़ारसी में भी हैं। अरबी फ़ारसी किसी को आती नहीं है यहाँ, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में।
तो ये लोग डिपेंड करते थे अपने मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, इन लोगों के ऊपर कि इनमें क्या लिखा है वो बताओ। वो लोग गड़बड़ बातें कुछ होती थी तो उनको छुपा ले जाते थे, और अच्छी अच्छी बातें इन लोगों को घुमा फिरा के टेढ़ी मेढ़ी उसकी मीनिंग निकाल के अच्छे से समझा देते थे। ये लोग अपना चलते रहते थे। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद क्या हुआ कि सऊदी अरब की और इजिप्ट की, यूरोप की कई सारी साइटें खड़ी हो गई, जिन्होंने पूरी ये किताबें जो हैं और इनके अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन डालने शुरू कर दिए। अब इजिप्ट की अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि पूरी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसकी भी वेबसाइट है। फिर sunna.com, quran.com, ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं। उन पे जाइए, आपको पूरी इनकी सारी किताबें मिल जाएंगी। आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो ट्रांसलेशन आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उसमें डिटेल ट्रांसलेशन है, और बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल ट्रांसलेशन है जिसको कोई मौलवी रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो इजीली अवेलेबल होने लगी। अब नॉन मुस्लिम्स ने भी इनको पढ़ना देखना शुरू कर दिया, और देखने पढ़ने के बाद इनसे सवाल करने शुरू किए। जब मुस्लिम्स से सवाल करने शुरू किए तो ये पहले अपने मौलवियों के पास जाने लगे। मौलवियों ने जब गोल गोल घुमाना शुरू किया इनको, तो उसके बाद ये वेबसाइटों पे जाने लगे, वहाँ से खुद ट्रांसलेशन पढ़ने लगे, तो इनको समझ में आने लगा कि हाँ यार, ये गड़बड़ बातें लिखी हुई हैं इसमें। तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्कूल्स में हैं, जो कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आज वो लोग खुद रिसर्च करने के बाद शेकन है। उनको खुद लग रहा है कि यार ये तो सही बात है, गलत चीज़ें। तो एक बहुत बड़ा अंडर करंट मुस्लिम सोसाइटी के अंदर चल रहा है, और एक फिर एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हो गया। उन्होंने तो और बचा कुचा कसर भी पूरी कर दी। उन्होंने तो ढूंढ करके निकाल करके रोज़ बताना शुरू कर दिया कि ये गड्ढा है, यहाँ छेद है, ये फटा हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। और मौलवी मौलाना जो इनके हैं, उनके पास सच में कोई जवाब नहीं। वो बेचारे मुँह छुपाते भागते हैं जब ये सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये क्राइसिस में ये पूरा रिलीजन और ये पूरा सिस्टम आ चुका है, और ये सिविलाइजेशनल वॉर इजराइल हमास से शुरू हो गई है। ये कंटिन्यू होगी, अलग अलग कंट्रीज़ में इसका कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन होता जाएगा। हमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा तबका मौलवियों का, मौलानाओं का और मुस्लिम नेताओं का ऐसा है, जो ये कट्टरपंथ बेच करके अपनी दुकान चलाता है। तो वो भी लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, जैसे PFI है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। हमारे हैदराबाद के एक नेताजी हैं वो बड़ा उछल के बातें करते हैं। अब दोगलापन देखिए, इजराइल हमास के साथ लड़ाई कर रहा है, और उस चक्कर में 20-25 लाख फ़िलिस्तीनियों को उसने बोला है कि नॉर्दर्न गाज़ा खाली करके आप साउदर्न गाज़ा में चले जाइए। तो 20-25 लाख में से मैं कहता हूँ 10-12 लाख लोगों को शिफ्ट करने की बात वो कर रहे हैं। आगे कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजिप्ट के साथ कुछ समझौता कर रहा है इजराइल, कि इजराइल का $75 बिलियन, $70 बिलियन का कुछ कर्ज है इजिप्ट के ऊपर। इजराइल का ऑफ़र ये है कि इन सारे फ़िलिस्तीनियों को, ये जो सिनाई का रेगिस्तान है इजिप्ट की टेरिटरी में, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, सिनाई के रेगिस्तान में उनका कहना है कि इनको बसा लो, इजिप्ट वालों को, और बदले में ये जो 70-75 बिलियन डॉलर का तुम्हारे ऊपर कर्जा है ये हम माफ़ कर देते हैं। इजिप्ट की हालत भी पाकिस्तान टाइप की है, कर्जा चुकाने के लिए नहीं है, आर्थिक रूप से वो भी बैंकरप्ट हैं। बावजूद उसके इजिप्ट ने अपनी सेना तैनात कर रखी बॉर्डर पे। उनका कहना है कि एक भी फ़िलिस्तीनी हमारी ज़मीन पे कदम रखेगा हम गोली मार देंगे। लेकिन इजराइल उनके साथ नेगोशिएट कर रहा है कि हम इनको यहाँ से भगाएंगे और तुम इनको अपने यहाँ एक एरिया मार्क कर दो, वहाँ पे इन लोगों को बसा लो, हम तुमको कर्ज माफ़ी कर देंगे। और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस बात के लिए इजराइल को कोस रहा है कि हाय हाय देखो 25 लाख फ़िलिस्तीनियों को ये लोग देश से निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 30 अक्टूबर को डेडलाइन दी हुई थी पाकिस्तान ने, और उनका कहना है कि हम अपने देश से सारे अफ़गानियों को बाहर निकालेंगे।
अब 17 लाख से 35 लाख के बीच में ऐसा एस्टीमेट्स हैं कि इतने अफ़गानी पठान पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं 1979 से जो शरणार्थी बन के आए थे। अब 79 में जो शरणार्थी बन के आया वो ऑलमोस्ट 45 साल की एज का हो गया, उसके बच्चे भी हो गए, नाती पोते भी हो गए, उसकी 3 जनरेशन्स यहाँ हैं। आप उनको उठा करके सबको लात मार के भगाने की बात कर रहे हो, और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो कोई उस पर चूँ चा नहीं कर रहा है। मतलब अगर इज़राइल एक यहूदी देश मुस्लिम्स को बाहर कर रहा है, उनको बसने की जगह का इंतज़ाम करने के बाद उसके लिए वो बातचीत कर रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश पाकिस्तान, दूसरे मुस्लिम्स अफ़गानिस्तान के पठान, इनको जो 30-30, 40-40 साल से एक जगह पे बसे हुए हैं, जिनका रोजी रोटी, कारोबार, काम, घर, मकान सब सेटल्ड है आज की डेट में पाकिस्तान में। अब आज आपने उनको एक लिमिट कर दी कि इतने डॉलर से ज़्यादा नहीं ले जाने देंगे, और एक 30 तारीख की आपने अचानक 15 दिन का एक उनको पीरियड दे दिया कि 30 तारीख के बाद तुम लोगों को हम पकड़ के ले जाके छोड़ आएंगे बॉर्डर पे, और धरपकड़ शुरू भी हो गई। गांव खेड़े में जो बेचारे रहते थे अफ़गान, उनके घरों पे बुलडोज़र चला रही है पाकिस्तान सरकार, मकान तोड़ने शुरू कर दिए हैं उनको आंखों में पट्टी बांध करके, हथकड़ी लगा करके, बसों में बिठा करके पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे ला रहा है और छोड़ दे रहा है। मतलब आप सोचिए कितनी त्रासदी है कि एक आदमी जो कुछ भी काम धंधा कर रहा है, सेटल्ड है, सब कुछ है, अपना वो व्यापार धंधा चला रहा है, अचानक आपने उसको पकड़ा और ले जा करके एक ऐसे देश में छोड़ दिया जहाँ पे वो कभी गया ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। वो पैदा पाकिस्तान में हुआ, जो 79 के बाद आया, 2000 में भी कोई आया या कोई बच्चा 2000 में पैदा हुआ, आज 23 साल का है, वो पाकिस्तान में पला बढ़ा है, उसको पता ही नहीं है अफ़गानिस्तान क्या है, ना वहाँ की लैंग्वेज जानता है, ना कुछ जानता है, ना उसकी कोई जान पहचान है, वो वहाँ जाके करेगा क्या? आपने कोई उसका हिसाब किताब नहीं। और अफ़गानिस्तान की हालत वैसे ही ख़राब है, उनके पास खाने पीने को नहीं, भारत से वो मदद मांगते हैं, गेहूं भारत से जाता है तो उनके यहाँ ऑलरेडी खाद्य संकट है, उस पर आप ये 30-35 लाख लोगों को ढकेल रहे हैं वहाँ पे, और इस पे कोई मुस्लिम देश कुछ नहीं कह रहा। भारत के भी मुस्लिम चुप हैं, इन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है। तो ये अंतर्कलह इनके आपस में सामने आ रही है, और ये आगे जा कर के इनके लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली है। पाकिस्तान ने खुद ये गृहयुद्ध एक अपने सर पे मोल ले लिया है। जैसे जैसे ये अफ़गानियों को निकालने का कार्यक्रम ये आगे बढ़ाएंगे, और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, और इतना भ्रष्ट सिस्टम है कि इन लोगों को घरों से पकड़ करके निकाल रहे हैं, उनके घरों को, परिवारों को लूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लड़कियां अगवा हो रही, गायब हो रही हैं अफ़गान बच्चियां। अभी ये बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये लूट बढ़ेगी इन अफ़गानियों के साथ, वैसे ही इनका वापस पलट के हमला करना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान दुनिया को एक ब्लैकमेल करने के लिए अभी ये तरीका अपना के बैठा है कि हम एक मानवीय त्रासदी खड़ी कर देंगे सारी दुनिया के लिए, हम अफ़गानियों को बाहर निकालना शुरू करेंगे, हज़ारों लाखों लोग मरेंगे। अब या तो मुस्लिम देश और या बाकी के यूरोपियन और वेस्टर्न देश हमको पैसा दें तो हम इनको रखेंगे, नहीं तो हम इनको निकाल देंगे। अब तक इनको क्या है कि अफ़गान शरणार्थियों को रखने के बदले में अमेरिका और यूरोप के देश काफ़ी पैसा दे रहे थे, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देश वहाँ युद्ध लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में। तो ये था कि भाई आपके कारण ये लोग शरणार्थी बने हैं, तो इसलिए ये देश पाकिस्तान को अच्छा खासा मोटा पैसा देते थे। उनका वहाँ युद्ध ख़त्म हुआ, उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, तो अब पाकिस्तान ने ये चाल चल दी है कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। अब ये स्थिति बनेगी कि फिर ये लोग पलट के लड़ाई करेंगे और एक युद्ध शुरू कर देंगे पाकिस्तान के साथ, जो ऑलरेडी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तानी तालिबान, ये सब ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अब उस लड़ाई में और तेज़ी आ जाएगी और खून खराबा होगा।
तो हमारे बाजू में ही दो मुस्लिम कंट्रीज़ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, मुस्लिम कौम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और लड़ने को तैयार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप यमन है, वो लड़ाई में ईरान के इशारे पे उतर गया है। वो कहने को हम इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, रॉकेट फायर कर रहा है, लेकिन अधकचरे टाइप के उनके रॉकेट्स हैं। कुछ रॉकेट मिस्र में गिर चुके हैं, कुछ जॉर्डन में गिरे हैं, कुछ सीरिया में गिरे हैं। सऊदी अरब को आज की टेंशन है, क्योंकि यमन और इजराइल के बीच में सऊदी अरब पड़ता है। ये रॉकेट फायर करते हैं तो रॉकेट सऊदी अरब के ऊपर से जा करके इजराइल में गिरता है। अब उस रॉकेट में कोई फॉल्ट कुछ हो गया तो वो बीच में गिरेगा सऊदी अरब पे। ऐसे ही थोड़ा सा दाएं बाएं अगर उसका गाइडेंस सिस्टम खराब हो गया तो वो कहीं जॉर्डन में चला जाता है, कभी इजिप्ट में चला जाता है। तो अजीबोगरीब स्थिति में जा रहे हैं ये लोग। ये खुद एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं। यूरोप में जो बैठे हुए हैं इस्लामी, वो वहाँ के लोगों से लड़ना शुरू कर चुके हैं। भारत में जो बैठे हुए हैं वो भारतीयों के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा केरल में एक मीटिंग हुई जिसमें वो मशाल करके है बंदा हमास का, उसने इनको एड्रेस किया और उसमें वो बोल रहा है कि हिंदुओं को ख़त्म करना है। तो ये जहाँ बैठे हैं वहाँ पे किसी न किसी से लड़ रहे हैं, और जहाँ पे लड़ने के लिए कोई नहीं है तो ये आपस में एक दूसरे से भी लड़ाई शुरू कर चुके हैं। तो एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है इनके दिमाग की। पाकिस्तान ने कुछ नहीं मिला तो बैठे बैठाए उन्होंने अफगानिस्तान वालों से लड़ाई शुरू कर दी, और एक गृह युद्ध की पूरी पटकथा लिख दी है। भारत तो चलो एक कोशिश कर रहा है कि अपने यहाँ कुछ इस टाइप का ना हो, इसलिए भारत सरकार ने ये समझ सकते हैं कि फ़िलिस्तीन के लिए भी थोड़ी बहुत बातें कर दी हैं। इजराइल को खुल के फेवर किया तो फ़िलिस्तीन के लिए भी कुछ बातें कर दी। तो भारत तो अपनी तरफ से एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ कोई स्थिति ना बने। और इसके अलावा केरल में कुछ घटना हुई, बम ब्लास्ट हुआ तो एनआईए वगैरह को भेज दिया। उनका भी प्लान यही है कि एनआईए, ये बम ब्लास्ट की घटना तो छोटी सी थी, 2-3 लोग मरे इसमें, लेकिन इसकी आड़ में एनआईए सोच रही है कि कट्टरपंथी तत्व जो हैं केरल में, वो कोई अगर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको अपन क्रैकडाउन कर सकें। तो भारत काफ़ी कोशिश कर रहा है और सतर्क है, लेकिन यूरोप में और बाकी कई देशों में सतर्कता कितनी है ये देखना पड़ेगा। रूस की हालत आप देखिए, वो दागिस्तान है उनका, चेचनिया में, दागिस्तान में खबर आई कि इजराइल से एक प्लेन आया है तो 500,000 मुस्लिम्स की भीड़ आकर के खड़ी हो गई। चेचनिया रशिया में एक मुस्लिम बहुल देश है और चेचनिया से इनको काफ़ी समस्या होती रही है, आतंकवाद से लेकर के हर चीज़ की। वो काफ़ी मुश्किल से उसको काबू किया है रशिया ने। तो दागिस्तान एयरपोर्ट पे मुस्लिम्स खड़े हो गए और वो लड़ाई झगड़ा करते हुए उस विमान तक पहुंच गए और लोगों को घेर के उनके पासपोर्ट तक छीनने लगे कि इसमें यहूदी कौन है, हम उन्हें मार डालेंगे। उसके बाद रशिया, क्योंकि वो रशिया है, तो उन्होंने फिर कार्रवाई की और इनमें से 500-600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि 5 से 15 साल की इनको जेल होगी। लेकिन ये कब तक आप 500,000 लोगों को गिरफ्तार करके कितने हजारों लोगों को जेल में डालेंगे? ये यूरोप की आप बात करें, यूरोप की तो पुलिस और सेना भी इनको हैंडल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या लाखों में है। उनके यहाँ, मतलब इंग्लैंड की आप बात करें तो उनकी तो पूरी सेना ही 68-70 हज़ार आर्मी है। अमेरिका की आप बात करें तो वो उन्होंने अभी कुछ साल पहले डिफंड पुलिस करके कैंपेन चलाई थी वामपंथियों ने। उस चक्कर में बहुत सारे पुलिस विभागों का जो बजट या फंडिंग है उसको बहुत कम कर दिया। अब कम कर देने के चक्कर में ये हालत है कि पुलिस के जो लोग थे शहरों में, आधे और 1/4 बचे हैं। जो बचे हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते। आप उनको फ़ोन करें, दंगा हो रहा है, हाँ ठीक है होने दो, वो बोलते हम क्यों जान दें, हम कोई कार्रवाई कर देंगे, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो अमेरिका की एक कैफियत बनी हुई है। वहाँ पे किसी शॉपिंग मॉल में लूट हो रही है, कुछ हो रहा है, पुलिस आती नहीं। कोई आदमी है वो अचानक बंदूक लेकर के फायरिंग, अभी पिछले हफ्ते 22 लोगों को मार दिया।
आप फ़ोन करें कि फायरिंग हो रही है, पुलिस आती नहीं, वो बोलती ठीक है उसको कर लेने दो जो कर रहा है। 20-22 लोग जब मर जाते हैं तब कोई पुलिस वाला जाता है, देखता है, गोली मार देता है, वो हो जाता है। लेकिन तो अमेरिका की ये हालत है। तो एक बड़ी वो है, डिस्टर्ब्ड वाली स्थिति बन रही है। इसमें कल मैं बात करूंगा, इसमें एनआरआईज को, भारतीय जो हैं, उनके लिए अभी एक खतरनाक समय आ गया। जो दुनिया में जहां पे भी भारतीय हैं, आज भी उनके लिए अगले कुछ महीने का मौका है कि वो भारत आ जाएं अपना सब बेच बाच के। क्योंकि जब ये दंगा फसाद आगे बढ़ेगा वेस्टर्न कंट्रीज में, पहला टारगेट एनआरआई होंगे, क्योंकि ये सबसे पैसे वाली कम्युनिटी है वहाँ। और आप सोचिए, अगर अमेरिका या यूरोप के अंदर जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उसके अंदर इंडियंस को टारगेट किया जाता है, तो इन कंट्रीज को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो हिंदूज हैं। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ जाएंगे नहीं इसको कुछ करने के लिए। और जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, उनके लिए यहूदी, हिंदू, क्रिश्चियन सब टारगेट्स हैं। वो देखते हैं कि सबसे इजी टारगेट कौन सा है, तो सबसे इजी टारगेट को सबसे पहले अटैक करते हैं। वहाँ पे यूरोप में अब अगर जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू सबसे इजी टारगेट्स हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत पैसे वाले हैं। तो उनको मारना, उनको लूटना आसान है। और उनके ऊपर कुछ कर दोगे तो जो पुलिस इन कंट्रीज़ में यूरोपियंस के ऊपर हमले होते हैं तो कुछ नहीं करती है, तो हिंदूज़ के अगेंस्ट में क्या करेगी। और हम लोगों ने देखा है, खालिस्तानियों ने हाल में इंग्लैंड में बहुत हमले किए हैं, अमेरिका में किए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट्स ने कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया क्या? नहीं लिया। तो इसलिए अब आने वाले समय में एनआरआईज को बहुत संभलने की ज़रूरत है। आपने सक्सेसफुल लाइफ बना ली है वहाँ पे, लेकिन अब अगर आपको सरवाइव करना है, जिंदा बचना है, तो आपको अब निकल करके भारत आने की तरफ सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे भी कुछ ना बचे और शायद जान के भी लाले पड़ जाए। तो ये वाली एक स्थिति है। तो आने वाला समय काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। देखते हैं क्या होता है। 2023 से लेकर के 2024 के बीच में ही बहुत कुछ हो जाएगा। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इसमें से काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब समय वो पूरा नेगेटिव है। तो इसलिए बेटर है कि आप इस तरीके से चीज़ों को सोच करके अपने आप को सतर्कता से अपनी लाइफ की प्लानिंग कर लें, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लें। इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि दिशा ये है, चीज़ें ये होने वाली हैं। आज नहीं होंगी तो 3 महीने बाद होंगी, 6 महीने बाद होंगी, लेकिन होंगी। आपको इन चीज़ों को, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आप अपने डिसीजंस उस हिसाब से लेंगे, अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। तो जैसे आपको कल वेकेशन पे कहीं प्लान करना है, तो भाई देख लो एक बार, आप जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ छुट्टी मनाने पहुँचें और वहाँ पे दंगा फसाद शुरू हो जाए। आप यूरोप के ट्रिप पे पहुँचे, पता चले पेरिस में, और दंगाइयों के बीच में फंस गए आप। अभी बीच में पेरिस में बहुत बुरे दंगे हुए थे, आप उसका सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो वो वाली हालत। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि इसको ऐसा मत लें कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमारे आपके पॉजिटिव या नेगेटिव बातें करने से दुनिया की सच्चाई नहीं बदलती, लेकिन दुनिया की सच्चाई अगर हम रियलाइज कर लेते हैं तो हम अपने आप को कम से कम सिक्योर और प्रिपेयर्ड तो कर सकते हैं, अपनी फैमिली की प्लानिंग तो कर सकते हैं। तो वो चीज़ें देख करके चलनी। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल सिचुएशन, आप उसको आइसोलेशन में मत देखिए कि इजराइल हमास में कुछ हो रहा है तो उसका असर हमारे पास नहीं आएगा। उसका आएगा असर, पूरी दुनिया में आएगा, और आप दुनिया का एक हिस्सा हैं। तो इसलिए, और ये फैलेगी ही, क्योंकि इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि एक रिलीजन जो है, आज उसके एग्जिस्टेंस पे एक सवाल उठ गया है, वो खतरे में आ गया है। तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो आएंगे, जहां जहां है वहां वहां होंगे। इजराइल हमास
बिल्कुल वहाँ पे ऐसा था कि चीज़ें सुलगी हुई थी, एक माचिस की तीली डाल दी, भड़क गई। लेकिन बाकी जगहों पे अब चीज़ें सुलगने लगी हैं। अब कहाँ पे माचिस लगेगी, कहाँ पे आग लग भड़केगी, कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस चिंगारी ने और बहुत सारी जगहों पे चिंगारियां लगा दी हैं। तो इस पर हम लोग आगे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। आज वीडियो लंबा हो गया है, तो धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।